अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे FON का यूनिट 1 नर्सिंग प्रोसेस, जो हमारी डाउ की पीपीटी है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को रीड करते हैं। एट द completion of this unit, learners will be able to define nursing process, describe the purpose of nursing process, identify the components of nursing process, discuss the requirements for effective use of nursing process, describe the functional health approach to the nursing process। ठीक है, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को रीड करते हैं, जो है नर्सिंग प्रोसेस। द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक, पेशेंट सेंटर्ड, गोल ओरिएंटेड method of caring that provides a framework for nursing practice. Its cyclic and dynamic nature, client-centeredness, focus on problem solving and decision making, interpersonal। नर्सिंग प्रोसेस एक क्या है, एक सिस्टमेटिक है, मतलब कि एक निज़ाम है जिसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम केयर प्रोवाइड करते हैं। एक मेथड ऑफ केयरिंग होता है कि जिससे फिर हमें क्या होता है कि गोल्स ओरिएंटेटेड, हम अपने गोल्स तक पहुंच जाते हैं। हमारा गोल्स क्या होता है कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना और उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग उसको जो है केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो फिर से हेल्दी हो जाए। उसको हम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। अब फ्रेमवर्क क्या होता है कि उसकी नीड्स जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक साइक्लिक है, मतलब एक साइकिल चल रहा होता है। इसमें फेसेस होते हैं नर्सिंग प्रोसेस में, पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको हम साइक्लिक कहते हैं। एक डायनेमिक नेचर होती है क्लाइंट्स की, जो कि उस पर क्या होता है कि हम जो प्रॉब्लम होती है ना क्लाइंट की, उस पर हमारा फोकस होता है कि हमने उसको सॉल्व करना होता है। उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग, मतलब कि उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं इंटरपर्सनली, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ये पूरा क्या है, एक नर्सिंग का प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले आता है पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस पर्पस इज टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ केयर सिस्टम एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, टू एस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाई नीड्स, टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस टू एड्रेस दोज नीड्स। मतलब कि क्लाइंट्स की हेल्थ केयर स्टेटस को आइडेंटिफाई करना, एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है जो उसको देखना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए प्लान्स को इस्टेब्लिश करना ताकि जो उसकी नीड्स वगैरह हैं उनको हम पहचान सकें कि उसकी पेशेंट को इस चीज़ की नीड है और हम उस तक पहुंच सकें। उसको स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन डिलीवर करना जो उसकी नीड के अकॉर्डिंग है। उसके बाद आता है इफेक्टिव यूज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अब इफेक्टिव यूज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में क्या है? द नर्सिंग प्रोसेस इज साइक्लिकल, its components follow a logical sequence, but more than one component may be involved at one time। देखें, नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक साइक्लिकल है। साइक्लिक में क्या होता है कि एक पूरा साइकिल चल रहा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 5 फेसेस होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें असिस्मेंट, उसके बाद होता है डायग्नोज, उसके बाद होता है प्लानिंग, उसके बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में होता है इवेलुएशन। ये सारा क्या है, एक नर्सिंग जो प्रोसेस है ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना। तो ये एक पूरी साइकिल है। ठीक है, और इस साइकिल के अंदर हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट को असिस्ट करते हैं, उसके लिए डिसीजन मतलब कि उसके लिए हम डायग्नोस बनाते हैं, फिर हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हमें इवेलुएशन मिल रहा होता है, मतलब फीडबैक मिलता है। तो ये एक साइक्लिक वर्क होता है ना पेशेंट की तरफ से। तो इसमें क्या होता है कि इट्स कंपोनेंट फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, असिस्मेंट है, डायग्नोस्ड है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है एंड इवेलुएशन है। तो इसमें क्या होता है, ये लॉजिकल सीक्वेंस, अपने सीक्वेंस के मुताबिक इसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन मोर देन वन कंपोनेंट में बी इन्वॉल्व एट वन टाइम। मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक कंपोनेंट जो है ना वो एक ही टाइम में इन्वॉल्व किया, मतलब कि उसको फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक टाइम में हम उसको असेसमेंट करेंगे, उसके बाद दूसरे टाइम में हम उसको डायग्नोज बनाएंगे, तीसरे टाइम में हम उसकी प्लानिंग करेंगे, चौथे में हम उसकी इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद पाँचवें में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मतलब कि एक कंपोनेंट हम जो है, जो भी कंपोनेंट अप्लाई करेंगे, जो भी कंपोनेंट को फॉलो करेंगे, लॉजिकल सीक्वेंस के मुताबिक करेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट साइकिल किसको कहते हैं कि आप पूरा जो है असिस्मेंट करते आए हैं, फिर आपने प्लानिंग की है, आपने डायग्नोज किया, इम्प्लीमेंट किया है, इवेलुएशन करनी है। अब उसके लास्ट में क्या होता है, मतलब कि इवेलुएशन। फर्स्ट साइकिल के एंड में
केयर में बी टर्मिनेटेड इफ गोल्स आर अचीव। अब आपको लग रहा है कि आपके जो गोल्स हैं, आपका गोल्स क्या है कि पेशेंट की हेल्थ, इवेल्युएशन से पहले अगर आपको आपके गोल्स मिल गए तो आपने अपनी जो केयर है उसको टर्मिनेट कर देना है अगर आपको आपके गोल्स मिल गए। और द साइकिल में कंटिन्यू विथ रीअसेसमेंट, और जो दोबारा से आपने साइकिल क्या करना है, उसको दोबारा से आपने उस साइकिल को रन करना है, यानी कि फिर से उसके आपने जो है रीअसेसमेंट करेंगे, वही फिर से असेसमेंट करेंगे, फिर उसके लिए डायग्नोज बनाएंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद दोबारा से इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, जब आपको आपके गोल्स मिल जाएंगे फर्स्ट साइकिल के एंड पर, आपने क्या करना है, उसको फिर से क्या करना है, रीअसेसमेंट करना है। रीअसेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम उस कंप्लीट हमें पता चल जाए कि हम अपने गोल्स तक पहुंच गए हैं। और द प्लान और केयर में भी मॉडिफाइड, ताकि हमें पता चले कि जो भी प्लान हमने बनाया था, जो भी केयर हम उसको दे रहे थे, वो मॉडिफाइड है या नहीं। वो क्या होता है, साइक्लिक होती है, साइकिल के हिसाब से चल रहा होता है। डायनेमिक नेचर, क्लाइंट की जो नेचर होती है वो डायनेमिक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सेंटर्डनेस होती है, मतलब कि एक उसकी क्वालिटी होती है क्लाइंट की। फोकस, प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, हमारा जो मतलब होता है वो क्या होता है कि हम उसकी प्रॉब्लम को फोकस करें और उसको सॉल्व करें। डिसीजन मेकिंग करते हैं इंटरपर्सनली तौर पे। कोलैबोरेटिव स्टाइल, उसके साथ हम कोलैबोरेट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नर्सिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करें। उसके बाद आता है स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था ना कि साइकिल जो एक चल रही होती है वो इन 5 फेसेस पे बेसिकली चल रही होती है, जिसमें फर्स्ट आता है असेसमेंट, फिर होता है डायग्नोज, फिर होता है प्लानिंग, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद इवेल्युएशन। अब इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, 5 स्टेप्स इन द नर्सिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि असेसमेंट में हमें क्या बताया गया है। असिसिस, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स कंडीशन, क्लाइंट की जो कंडीशन है उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन गैदर करना, जमा करना, इकट्ठी करना। उसके बाद आता है डायग्नोस, आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, जो भी क्लाइंट्स को प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको पेन हो रहा है, या उसको हेडेक है, या एब्डोमेन पेन है, जो भी है, मतलब उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना कि आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हम क्या करना है, प्लानिंग में क्या है, सेट गोल्स ऑफ केयर एंड डिजायर्ड आउटकम्स एंड आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। हम उसके लिए एक गोल सेट करेंगे कि हमने उसको किस तरीके से केयर प्रोवाइड करनी है ताकि वो हेल्दी भी हो जाए और हमें उसका आउटकम भी मिले। हमने अप्रोप्रिएटली नर्सिंग एक्शन को बरकरार रखना है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, अब असेसमेंट हो गया, ठीक है, डायग्नोज असेसमेंट हो गया है, डायग्नोज बन गई है, प्लानिंग भी सेट हो गई है। अब बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की, यानी कि अमल करने की। अब जो भी आपने गोल सेट किए हैं, जो भी आपने केयर उसके लिए सेट किए है कि आप उसको ये केयर दे, इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है, उसको आपने मतलब जो भी आपने गोल्स वगैरह सेट किए हैं उसको अब बारी आती है कि अब आप अपने पेशेंट पे अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद आता है इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन क्या चीज़ है, अब आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है, अप्लाई करने के बाद अब आप अपने पेशेंट को इवेलुएट करेंगे कि आपने जो भी गोल सेट किए थे उसको आउटकम आपको मिला, पेशेंट की तरफ से आपको क्या फीडबैक मिल रहा है। आपने उसके लिए एक डायग्नोज बनाई थी, उसको प्लान किया था, फिर अब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, अब उसका कोई रिजल्ट आपको मिल रहा है। जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बेसिकली क्या होगी, इवेल्युएशन होगी। असेसमेंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। नर्सिंग असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। At the completion of this unit, learners will be able to describe the assessment phase of the nursing process, discuss the purpose of assessment in nursing practice, identify the skills required for nursing assessment, differentiate the 3 major more activities involved in nursing assessment, describe the process of data collection, perform a nursing assessment using a functional health approach. सबसे पहले देखते हैं कि असेसमेंट बेसिकली होता क्या है। Assessing is a systematic and continuous collection, validation, analysis and communication of patient data और information। मतलब कि असेसमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक, एक ऐसा निज़ाम है कि जिसपे हम पेशेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, अपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। All phases of the nursing process depends on the accurate and complete collection of data। अब नर्सिंग के जो इतने फेस हमने पढ़े थे, कितने फेस हमने नर्सिंग के पढ़े थे, 5। पहला कौन सा है उसके अंदर, असेसमेंट। ठीक है,
जितने भी उसके फेसिस हैं ना, वो सब डिपेंड करते हैं कि आपके पास एक्यूरेट और कंप्लीट कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए पेशेंट का, तो आप सारे फेसिस को कंप्लीट कर सकेंगे। अगर आपने असेसमेंट अच्छे से की है तो आप उसकी डायग्नोज अच्छे से बनाएंगे। अगर आपने असेसमेंट अच्छे से की है तो आप प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपने असेसमेंट अच्छे से की है तो इम्प्लीमेंट आप बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपने असेसमेंट अच्छी की है तो आपको इवोल्यूशन भी उसका अच्छा ही मिलेगा, उसका आउटकम्स भी आपको अच्छा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब देखें, नर्सिंग फेसिस हमारे पास कितने थे? नर्सिंग फेसिस थे हमारे पास 5। उसमें से पहला कौन सा था? असिस्मेंट। अब असिस्मेंट की यहाँ पर टाइप्स दी गई हैं। असिस्मेंट की कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं कि कौन सा असिस्मेंट जो है किस टाइम पे करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिस्मेंट आर। एक तो है इनिशियल नर्सिंग असिस्मेंट, प्रॉब्लम फोकस असिस्मेंट, इमरजेंसी असिस्मेंट, टाइम लेफ्ट असिस्मेंट। इनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं डिटेल में। इनिशियल असिस्मेंट बेसिकली क्या होता है? इनिशियल असिस्मेंट इज परफॉर्म शॉर्टली आफ्टर द पेशेंट इज एडमिटेड टू हेल्थ केयर एजेंसी और सर्विस। अब इनिशियल असिस्मेंट जब परफॉर्म किया जाता है जब पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर एजेंसी में एडमिट हो जाए, उसको हम इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट में क्या होता है? अ फोकस्ड असेसमेंट, द नर्स गैदर्स डेटा अबाउट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट हैज ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड। हेल्पफुल क्वेश्चन इंक्लूड। फोकस असेसमेंट में ये होता है कि नर्स जो डेटा गैदर्स करेगी, जो जमा करेगी, जो इकट्ठा करेगी, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि हम असेसमेंट तो कर रहे हैं, अब हम प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में क्या करेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, क्या ऐसी खास प्रॉब्लम है उसको, उसके बारे में हम क्या करेंगे? नर्सिंग असेसमेंट करेंगे, उसी के मुताबिक हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वो कह रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, ठीक है, तो पेन हो रहा है तो इट मीन्स कि हम देखेंगे कि उसको किस टाइप का पेन हो रहा है, मॉडरेट है, सीवियर है, माइल्ड है, हम उसकी स्केलिंग चेक करेंगे, तो हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम उस पर कुछ हेल्पफुल क्वेश्चंस है, जैसे आपके व्हाट आर योर सिम्टम्स, आप क्या महसूस कर रहे हैं, उसके सिम्टम्स को हम देखेंगे। व्हाट मेक्स योर सिम्टम्स बेटर वर्स, कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे वो बेहतर हो सकता है, वर्स वर्स हो सकता है, जिससे ज़्यादा हो सकता है या जिससे कम हो सकता है, कौन से वो सिम्टम्स फील कर रहा है। आर यू टेकिंग एनी रेमेडीज़ मेडिकल और नेचुरल फॉर योर सिम्टम्स, जो भी आप फील कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, कोई रेमेडीज़ आपने यूज़ की है, तो ये क्या है, हम प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में चेक करते हैं। उसके बाद आता है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट टू आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स। इमरजेंसी असेसमेंट तब किया जाता है जब कोई पेशेंट जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से गुजर रहा हो। ठीक है, अ नर्सिंग होम रेजिडेंट हु बिगिंस चॉकिंग इन द डाइनिंग रूम। एक नर्सिंग होम क्या है, वहाँ पर रेजिडेंट है, एक रिहायशी घर है, वहाँ पे क्या है, चॉकिंग इन द डाइनिंग रूम। नर्स क्या कर रही है? डाइनिंग रूम में चॉकिंग कर रही है। अ ब्लीडिंग पेशेंट ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम विद अ स्टेप वुंड आर एग्जाम्पल ऑफ एन इमरजेंसी असेसमेंट। अब इतने में क्या है कि पेशेंट उसके पास आता है, जो कि ब्लीडिंग पेशेंट है, उसके पास आ रहा है इमरजेंसी रूम में, ठीक है, और क्या है कि स्टेप वुंड के साथ आ रहा है, तो वो कौन सी एग्जाम्पल होती है? वो इमरजेंसी असेसमेंट, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। उसके बाद आता है टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। द टाइम लैप्स्ड असेसमेंट इज शेड्यूल्ड टू कंपेयर अ पेशेंट्स करंट स्टेटस टू बेसलाइन डेटा ऑब्टेन्ड अर्लियर। टाइम लैप्स असेसमेंट क्या होता है कि हम उसके मुताबिक एक शेड्यूल बनाते हैं, ताकि पेशेंट का जो मतलब कि करंट स्टेटस होता है उसको कंपेयर करने के लिए हम एक शेड्यूल बनाते हैं, एक बेसलाइन बनाते हैं, ताकि हम उसका डेटा जो है वो ऑब्टेन कर सकें, ले सकें। अब कलेक्टिंग डेटा क्या है? डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। डेटा कलेक्शन बेसिकली क्या है? डेटा कलेक्शन एक वो प्रोसेस है कि जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा की भी दो किस्म की टाइप्स होती हैं, एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। अब सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है और ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है? सब्जेक्टिव डेटा ऑल्सो रिफर टू एज सिम्टम्स और कवर डेटा कैन बी डिस्क्राइब और वेरीफाइड ओनली बाय दैट पर्सन। इचिंग, पेन एंड फीलिंग्स ऑफ वरी आर एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा बेसिकली है क्या? सब्जेक्टिव डेटा वो होता है, सादा अल्फाज में आप इसको याद रखें कि पेशेंट जो कुछ महसूस कर रहा हो वो हमें बताए।
ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसको इचिंग हो रही है तो वो हमें बता रहा है, तो इट मीन्स कि वो सब्जेक्टिव डेटा है। ठीक है। पेन हो रहा है उसको, उसकी जो भी फीलिंग्स वगैरह है, तो ये क्या एग्जांपल है सब्जेक्टिव डेटा की। मतलब कि पेशेंट खुद से हमें बता रहा है, वो सब्जेक्टिव डेटा है। सब्जेक्टिव डेटा इंक्लूड द क्लाइंट सेंसेशन। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है? सेंसेशन है, फीलिंग्स है, वैल्यू बिलीव्स है, एटीट्यूड्स है और परसेप्शन है ऑफ पर्सनल हेल्थ स्टेटस एंड लाइफ सिचुएशन। खुद का पर्सनल हेल्थ स्टेटस के मुताबिक जो वो बता रहा है, चाहे वो उसकी फीलिंग्स है, चाहे वो उसकी परसेप्शन है, चाहे वो उसका एटीट्यूड है या वैल्यू बिलीव्स है लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से, तो वो उसका सब्जेक्टिव डेटा कहलाएगा। अब ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव डेटा ऑल्सो रिफर टू एज साइन और ओवर डेटा। मतलब कि डेटा दैट कैन बी सीन हेयर्ड और फेल्ट बाय समवन अदर देन द पर्सन एक्सपीरियंसिंग देम। ऑब्जेक्टिव डेटा उसको उससे रिफर किया जाता है कि जो साइन, ठीक है ना, जो साइन हमें नज़र आ रहे हो। अब पेशेंट हमारे पास सामने हमारे बैठा है, ठीक है, वो हम उसको देख रहे हैं कि उसकी स्किन का जो कलर है वो डिस्कलरेशन हो रही है, उसकी स्किन की वो साइनोज हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? खुद से फील कर रहे हैं, खुद से अंदाज़ा लगा रहे हैं और हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर या एज अ ह्यूमन या एज अ फैमिली मेम्बर, कुछ भी। मतलब कि जो सामने वाला पर्सन जो है वो महसूस करे, सुने, देखे, वो ऑब्जेक्टिव डेटा होता है ना। ठीक है। डिटेक्टेबल एंड मेजरेबल, जिसको हम डिटेक्ट कर सकें और मेजर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल है कि पेशेंट जो आपके पास आ रहा है पेन के साथ। अब उसको पेन हो रहा है ना, तो पेन के साथ वो आपके पास आ रहा है, तो अब आपने क्या करना है? अगर वो सीवियर पेन है तो वो नहीं अपने खुद से बता सकता कि उसको पेन हो रहा है। आपने उसकी क्या करना है? फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगाना है और फिर अपने माइंड में क्या करनी है? क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए पेन स्केल, ठीक है, पेन स्केल जिसको हम कहते हैं वॉन्ग ब्रेक स्केल, जो स्केलिंग होती है जिससे नंबरिंग होती है कि 2, 2, 3 और 4, 5, यानी कि 0 to 10 तक वो क्या होती है? नंबरिंग होती है, जिससे पता चलता है कि माइल्ड स्टेज कौन सी है, मॉडरेट कौन सी है, सीवियर कौन सी है, वर्स कौन सी है। वर्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो हमने फिर वो स्केलिंग अपने माइंड में रिकॉल करनी है और देखना है कि पेशेंट के एक्सप्रेशन क्या है और किस पेन स्टेज के साथ वो हमारे पास आया है। ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव डेटा होगा, क्योंकि हम फील कर रहे होंगे, हम देख रहे होंगे। उसके बाद है दे आर ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन। उसको कैसे लिया जाता है, कैसे ऑब्टेंड करते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा को? ऑब्जर्व करके और फिजिकल एग्जामिनेशन करके। फॉर एग्जाम्पल अ डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन और अ ब्लड प्रेशर रीडिंग इज ऑब्जेक्टिव डेटा। अब पेशेंट आपके सामने है, बैठा है, लेटा है, या कुछ भी कर रहा है। अब उसकी स्किन जो है, इंटीग्रिटी है, डिस्कलरेशन हो रही है, साइनोसिस की तरफ जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको फील कर रहे हैं, देख रहे हैं। या ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग आती है वो आप देख रहे होते हैं। ठीक है। अब ब्लड प्रेशर तो पेशेंट का गिर रहा है ना, हाई हो रहा है पेशेंट का हो रहा है, लो हो रहा है पेशेंट का हो रहा है, लेकिन क्या फील करना, उसको देखना, और आप देख रहे हैं उसको, तो इट मीन्स कि वो ऑब्जेक्टिव डेटा में आता है। ठीक है। जो आप महसूस करते हैं दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरे के साइन एंड सिम्टम्स को, वो आपको ऑब्जेक्टिव डेटा आता है। सही है। तो हम पेशेंट से सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा खुद से ऑब्टेन करते हैं उसके फिजिकल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा की? फॉर एग्जाम्पल आई फॉरगेट टू टेक माई पिल्स। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, आई फॉरगेट टू टेक माई पिल्स। पिल्स कहते हैं गोलियों को, बेसिकली जो मेडिसिन होती है, तो मेडिकल टर्म में उसको पिल्स कहा जाता है। अब वो कह रहा है कि आई फॉरगेट टू टेक माई पिल्स, मैं अपनी मेडिसिन लेना भूल गया, तो मतलब कि सब्जेक्टिव हुआ ना, वो बता रहा है। दूसरा है आई कांट लीव विदाउट शुगर इन माई फूड। अगर मेरे फूड में शुगर नहीं होगी तो मैं नहीं रह सकता, आई कांट लीव, ये भी वो बता रहा है। तो इट मीन्स कि ये सब्जेक्टिव डेटा हो गया। हमें तो नहीं पता ना कि अगर उसके खाने में हम शुगर दें या ना दें तो वो रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, वो खाएगा या नहीं खाएगा, लेकिन क्या वो खुद से बता रहा है, तो इट मीन्स कि वो सब्जेक्टिव डेटा हो गया। ठीक है। जिसको हम एस से शो कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्टिव डेटा, जिसको ओ से शो करते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है? वेट हम देखते हैं, वेट कितना है? 90। अब वेट तो वो खुद से बताने से रहा कि मेरा वेट इतना है, इतना गेन हो गया, नहीं। वेट आप देखेंगे कि आईबी में उसका और किलोग्राम में वेट कितना है उसका? 98 है। 215 जो है वो आईबी है। गेन ऑफ 4.5 kg, 10 आईबी। अब गेन कितना हो रहा है? 4.5 kg उसने गेन किया है और 10 आईबी। ठीक है। मतलब कि वेट आप मेजरमेंट है ना, ये तो एक, तो ये आप खुद से मेजरमेंट कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव में आएगा। उसके बाद ब्लड प्रेशर की रीडिंग, जैसे मैंने बताया पीछे कि ब्लड प्रेशर क्या है, आप देख रहे हो, रीडिंग आप चेक कर रहे हो पेशेंट की, हाई है या लो है, ये जो कंडीशन है, तो इट मीन्स कि ये आपके ऑब्जेक्टिव डेटा में आएगी।
क्योंकि पेशेंट तो नहीं बताएगा ना कि मेरा ब्लड प्रेशर ये है या मेरा ब्लड प्रेशर ये है। उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा में क्या है, एक होती है प्राइमरी सोर्स और एक होती है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में ये होता है कि जो डेटा आपको क्लाइंट ने बताया, ठीक है, जो भी डेटा या जो भी कंडीशन क्लाइंट आपको बताएगा तो वो आपका प्राइमरी सोर्स में आएगा। फिर जो डेटा उसके फैमिली मेम्बर से आपको मिलेगा, जो रिकॉर्ड्स होंगे आप देखेंगे उसकी फाइल्स वगैरह में, जो रिपोर्ट्स होंगी, जो लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक एनालिसिस किया जाएगा उसको, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह होंगे उसके अकॉर्डिंग जो आप देखेंगे वो आपका आएगा सेकेंडरी सोर्स में, ठीक है। लेकिन जो पेशेंट आपको बताएगा वो आपका प्राइमरी सोर्स पे होगा। डेटा कलेक्शन मेथड से यहाँ पर कुछ इसमें क्या है, द प्रिंसिपल मेथड्स यूज टू कलेक्ट डेटा। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जिससे डेटा कलेक्ट किया जाता है पेशेंट का। सबसे पहले आता है ऑब्जर्विंग, इंटरव्यूइंग एंड एग्जामिनिंग। ऑब्जर्विंग में क्या है, नर्स इज इन कॉन्टेक्ट विद द क्लाइंट सपोर्ट पर्सनस। नर्स क्या करे कि नर्स जो है वो कांटेक्ट में हो अपने क्लाइंट के साथ और उसको सपोर्ट करे। टेकिंग द नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री, यानी कि उसकी जो हिस्ट्री है, हेल्थ हिस्ट्री है, हेल्थ के अकॉर्डिंग वो क्या करें, टैग करें, मतलब कि नर्सिंग हिस्ट्री लेना वो इंटरव्यू में आएगा। एग्जामिनिंग में क्या है, द मेजर मेथड यूज्ड इन द फिजिकल हेल्थ असेसमेंट। ये क्या है, एक मेजर मेथड है, ठीक है, ये क्या है, एक मेजर मेथड है जो कि फिजिकल हेल्थ असेसमेंट में यूज़ किया जाता है। इन रियलिटी, अब रियलिटी में क्या होता है, द नर्स यूजेस ऑल थ्री मेथड्स सिमल्टेनियसली व्हेन असेसिंग क्लाइंट्स। नर्स जो है ये तीनों मेथड्स को यूज़ करती है, जो कि हमने पीछे पढ़ा, तीनों मेथड्स को यूज़ करती है जब वो क्लाइंट को असिस कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द क्लाइंट इंटरव्यू, यहाँ पे मिसाल के तौर पे बताया गया है कि क्लाइंट के इंटरव्यू के दौरान द नर्स ऑब्जर्व, लिसन, आस्क क्वेश्चन। The nurse observe, listen, ask question and mentally retains information to explore in the physical examination। मतलब कि नर्स क्या कर रही है कि उसका जब इंटरव्यू ले रही है क्लाइंट का, तो उसके दौरान वो क्या कर रही होती है, उसको ऑब्जर्व भी कर रही होती है, सुन भी रही होती है, उससे सवाल भी पूछ रही होती है। और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करती है कि उसकी जो मेंटली इंफॉर्मेशन होती है वो उसको भी एक्सप्लोर करती है, मतलब कि उसको भी टेकिंग आउट करने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद ये फंक्शनल हेल्थ पैटर्न FHP। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न क्या है, गॉर्डन्स 1994 फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स FHP एंड ऑर्गेनाइजेस पेशेंट डेटा इनटू दीज पैटर्न्स। गॉर्डन्स जो है बेसिकली क्या है, गॉर्डन्स जो है एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 11 हेल्थ फंक्शनल पैटर्न को डिस्क्राइब किया है, आइडेंटिफाई किया है, एक फ्रेमवर्क बनाकर दिया है जिसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, इन पेशेंट मतलब कि इन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के अकॉर्डिंग। गॉर्डन यूजेस द वर्ड पैटर्न टू सिग्निफाई अ सीक्वेंस ऑफ रिकरिंग बिहेवियर। गॉर्डन ने जो पैटर्न का वर्ड यूज़ किया है ना, बेसिकली इसलिए यूज़ किया है कि ये एक वो तरीका है, ये एक सीक्वेंस होती है कि आप उसके बिहेवियर को रिकरिंग कर सकते हो। पैटर्न कहते हैं बेसिकली वो तौर तरीका। अब एक पैटर्न होता है ना जैसे नर्सिंग प्रोसेस में पैटर्न है ना, असिस्मेंट है, डायग्नोज है, ये फेसिस है, तो इनको भी हम उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। असिस्मेंट भी देखेंगे कि किस टाइप के असिस्मेंट की उसको नीड है, इनिशियल है, प्रॉब्लम फोकस्ड है, इमरजेंसी है, जो भी हमने टाइप्स पढ़ी है, या टाइम लैप्स्ड है, तो हम क्या करेंगे उसकी कंडीशन के मुताबिक उसके पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। द नर्स कलेक्ट डेटा अबाउट डिसफंक्शनल एज वेल एज फंक्शनल बिहेवियर। नर्स जो डेटा कलेक्ट करती है वो डिसफंक्शनल भी करती है और साथ साथ फंक्शनल बिहेवियर पे भी करती है। 11 फंक्शनल जो उसने बताए हैं हेल्थ फंक्शनल, उसमें क्या क्या शामिल है, ये जो है 11 हेल्थ फंक्शनल्स आपके पास पैटर्न है, जिसमें आता है हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट करें और हेल्थ को परसेप्ट करें, न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक, एलिमिनेशन, एक्टिविटी एक्सरसाइज, कॉग्निटिव परसेप्चुअल, स्लीप एंड रेस्ट, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, रोल एंड रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव, कॉपिंग, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड वैल्यू बिलीफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, नर्सिंग डायग्नोज। अब डायग्नोज में क्या है, नर्सिंग डायग्नोज ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले रीड करते हैं। एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन डायग्नोसिस इन द रिलेशन टू नर्सिंग प्रोसेस, state the meaning of nursing diagnosis, describe the components of a nursing diagnosis, differentiate between a nursing diagnosis and medical diagnosis, identify the clinical skills needed to make nursing diagnosis, formulate nursing diagnosis according to NANDA list।
अब डायग्नोस बेसिकली होता क्या है? डायग्नोसिंग इज द सेकंड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सेकंड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस? डायग्नोस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस का सेकंड फेज है, ठीक है। उसके बाद है नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस टू अचीव डिजायर आउटकम। नर्सिंग डायग्नोस क्या प्रोवाइड करती है? एक बेसिस यानी कि एक बुनियाद आपको वो प्रोवाइड कर रही है कि आप नर्सिंग इंटरवेंशंस को सिलेक्ट करें ताकि आपकी जो आउटकम्स हैं वो आपको मिल सके, आप उसको अचीव कर सकें। एक मरहला है कि आपने एक डायग्नोस बनानी है, आपने नर्सिंग इंटरवेंशंस को सिलेक्ट करना है उनको, ताकि आपको आउटकम अच्छा मिले पेशेंट की तरफ से। इन दिस फेज इस फेज में नर्सिस यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू इंटरप्रीट असेसमेंट डेटा एंड आइडेंटिफाई क्लाइंट स्ट्रेंथ्स एंड प्रॉब्लम्स। अब इस फेज में क्या करती है नर्स जो है वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल्स को यूज़ करती है ताकि उसका जो डेटा है, क्लाइंट का जो डेटा है, उसकी जो स्ट्रेंथ और प्रॉब्लम है, बेसिकली डायग्नोस में ये देखा जाता है कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है डायग्नोस में कि उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आता है द नैंडा डेफिनेशन ऑफ अ नर्सिंग डायग्नोसिस इज। नैंडा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोस एसोसिएशन। इसके मुताबिक नर्सिंग डायग्नोस की डेफिनेशन क्या है? अ क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग अ ह्यूमन रेस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशंस, लाइफ प्रोसेसेस और अ वेल नर एबिलिटी फॉर दैट रेस्पॉन्स बाय एन इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी। मतलब कि एक क्लिनिकल जजमेंट है जो कि ह्यूमन रेस्पॉन्स से कंसर्न की जाती है। किसके मुताबिक? उसकी हेल्थ कंडीशन के मुताबिक, लाइफ प्रोसेसेस के मुताबिक और वेल नर एबिलिटी फॉर दैट रेस्पॉन्स, यानी कि उस रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो उसकी एबिलिटी है, एक इंडिविजुअल से, उसकी फैमिली से, ग्रुप से और कम्युनिटी से। जो भी क्लिनिकल जजमेंट की जाती है ह्यूमन रेस्पॉन्स के कंसर्न के मुताबिक, तो वो आपका डायग्नोस कहलाता है लैंडा के अकॉर्डिंग। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस? तो ये आपको याद करनी होगी कि लैंडा के अकॉर्डिंग हमारी नर्सिंग डायग्नोस की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, उसने क्या बताया है। उसके बाद है नैंडा। नैंडा को हम रीड करते हैं ब्रीफली। नैंडा इंटरनेशनल, फॉर्मली द नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोस एसोसिएशन, is the professional organization of nurses interested in standardized nursing terminology। नैंडा क्या है कि जिसको हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोस एसोसिएशन, ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नर्सिस के लिए। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड नर्सिंग टर्मिनोलॉजी भी है। इट वॉज ऑफिशियली फाउंडेड इन 1982। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के कब फाउंड हुई थी? 1982 में। एंड डेवलप रिसर्चेस एंड डिसएमिनेट्स एंड रिफाइंस द नोमेनक्लेचर क्राइटेरिया एंड टैक्सोनॉमी ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ये फाउंड कब हुई थी? 1982 में। और डेवलप्स इसने क्या क्या किया था? रिसर्चेस की हैं, डिसएमिनेट्स की हैं एंड नोमेनक्लेचर को रिफाइन किया है, नर्सिंग क्राइटेरिया इसने बताया है, नर्सिंग डायग्नोस की टैक्सोनॉमी भी नैंडा की तरफ से मिली है, मतलब उसने ही बताया है। अब प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग डायग्नोस। प्रायोरिटी कहते हैं बेसिकली जो उसकी क्वालिटी है नर्सिंग डायग्नोस की, उसमें क्या क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं, जैसे है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसएबिलिटी, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। इसको आप ABCDE से भी याद करेंगे इजीली, तो याद हो जाएगा। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर डिसएबिलिटी, E फॉर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। उसके बाद है पेन, न्यूट्रिएंट सपोर्ट, इमोबिलिटी मैनेजमेंट, एलिमिनेशन मैनेजमेंट, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, सेफ्टी मैनेजमेंट, फिजियोलॉजिकल केयर। ये तमाम चीज़ें हम चेक करते हैं नर्सिंग डायग्नोस में। ये तमाम चीज़ें हम जब असेस कर रहे होते हैं, जब डायग्नोस बनाते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम मैनेज करेंगे उसमें। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे हम किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एंजाइटी, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, अक्यूट पेन, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, हाइपरथर्मिया, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, नॉलेज डेफिसिट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। पेशेंट एंजाइटी में है तो उसके मुताबिक नर्सिंग डायग्नोज है। पेन के साथ आ रहा है, एक्यूट पेन है उसको, तो उसके मुताबिक होगी। गैसेस एक्सचेंज उसकी इम्पेयर्ड है, प्रॉपर्ली वो इनहेल नहीं कर पा रहा, एक्सहेल नहीं कर पा रहा, तो उसके अकॉर्डिंग। हाइपरथर्मिया के साथ आ रहा है तो वो देखेंगे। फिजिकल मोबिलिटी उसकी इम्पेयर्ड है, ठीक से मूव नहीं कर पा रहा, इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो वो भी हम नर्सिंग डायग्नोज की एक एग्जाम्पल आती है, उसके अकॉर्डिंग हम डायग्नोज बनाएंगे।
अब है नर्सिंग डायग्नोस वर्सेस मेडिकल डायग्नोस, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को रीड करते हैं। सबसे पहले आता है मेडिकल डायग्नोस। मेडिकल डायग्नोस में क्या है, आइडेंटिफाइड डिजीज़। मेडिकल डायग्नोस में जो है वो डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, और नर्सिंग डायग्नोस में फोकस ऑन अनहेल्दी रेस्पॉन्सेज टू हेल्थ एंड इलनेस, उन पर फोकस किया जाता है कि जिसका जिसका रिस्पॉन्स उसकी हेल्थ और इलनेस पर पड़े। फोकस ऑन अनहेल्दी रिस्पॉन्स मतलब कि उसका जो अनहेल्दी रिस्पॉन्स है ना, उसकी हेल्थ के मुताबिक और इलनेस के मुताबिक हम उस पर फोकस करते हैं, वो हमारा नर्सिंग डायग्नोज में आता है। और मेडिकल डायग्नोज में सिर्फ हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है, रिमेन्स द सेम फार एज लॉन्ग एज द डिजीज इज प्रेजेंट। अब मेडिकल डायग्नोज में ये होता है कि डिजीज़ को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपकी डायग्नोज वही रहेगी जब तक वो डिजीज़ प्रेजेंट है। और इसमें क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोज में मे चेंज फ्रॉम डे टू डे एज द पेशेंट्स रेस्पॉन्स चेंजेस। पेशेंट का जो आप डायग्नोज नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे वो डे टू डे चेंज होगी, क्योंकि पेशेंट का जो रेस्पॉन्स है वो भी चेंज होगा। ज़ाहिर है, अब आपने एक मेडिसिन उसको दी है तो आपको आउटकम तो मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, अपने डायग्नोज भी चेंज करेंगे। तो नर्सिंग डायग्नोज में क्या होता है कि डे टू डे आपकी डायग्नोज चेंज होती है, क्योंकि डे टू डे पेशेंट्स का रिस्पॉन्स भी चेंज होता है। उसके बाद है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक इज़ अ मेडिकल डायग्नोज। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है, ये एक हार्ट अटैक है बेसिकली, और ये क्या है, एक मेडिकल डायग्नोज है। ठीक है, अब यहाँ जो नर्सिंग डायग्नोज की एग्जांपल बताई गई है वो क्या है, एग्जांपल ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ पर्सन विथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इंक्लूड फेयर, अल्टर्ड हेल्थ मेंटेनेंस, डेफिशिएंट नॉलेज, पेन एंड अल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन। यहाँ एग्जाम्पल जो बताइए ना कि पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक उसको उसके साथ आ रहा है। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड है हम वो भी उसके साथ देखेंगे। फेयर है, उसको डर खौफ है। अल्टर्ड हेल्थ मेंटेनेंस, उसकी हेल्थ मेंटेनेंस में कोई अल्ट्रेशन है। डेफिसिट नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। पेन वगैरह है उसको, या उसकी टिश्यू परफ्यूजन में कोई एक्सचेंजेस वगैरह हो रही हैं, तो हम ये सारी चीज़ें भी उसके साथ चेक करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग डायग्नोज बनाएंगे। अब फिर से देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या चेक करेंगे, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, जो भी एयरवे है वो इनइफेक्टिव है, क्लियरेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्टर्ब बॉडी इमेज तो डिस्टर्ब नहीं है। रिस्क फॉर अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज, कौन सा रिस्क है जिसकी वजह से उसका ब्लड ग्लूकोज जो है वो अनस्टेबल है। इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, यूरिनरी एलिमिनेशन में जो ऑर्गन्स वर्क करते हैं वो इम्पेयर्ड है, डिसफंक्शनल है, वो चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे। और सेल्फ केयर डेफिसिट ड्रेसिंग, सेल्फ केयर के बारे में भी हम उसको बताएंगे। और मेडिकल डायग्नोज में क्या होगा कि अगर एयरवे क्लियरेंस नहीं है तो निमोनिया है, बॉडी में डिस्टर्ब है तो एम्पुटेशन, एम्पुटेशन कहते हैं कि रिमूवल ऑफ एनी बॉडी पार्ट। ठीक है, जैसे फिंगर है या टो है, इनके रिमूव करवाना तो क्या एम्पुटेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है कि ब्लड ग्लूकोज का अनस्टेबल होना, उसके लिए जो रिस्क है मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। उसके बाद है कि अगर यूरिनरी एलिमिनेशन उसकी इम्पेयर्ड है तो मतलब पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्टेक्टोमी, प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक है ना, उनका रिमूव हो जाना पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है, तो वो मेडिकल डायग्नोज है। उसके बाद है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, अगर सेल्फ केयर डेफिसिट की बात की जाए तो उसमें क्या आ रहा है, सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट की बात आ रही है। उसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोज। अब टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोज क्या है, नैंडा के अकॉर्डिंग नैंडा डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोज। नैंडा ने जो है वो 5 टाइप्स है नर्सिंग डायग्नोज की जिनको डिस्क्राइब किया है, जिसमें आता है एक्चुअल डायग्नोज, रिस्क डायग्नोज, पॉसिबल डायग्नोज, वेलनेस डायग्नोज एंड सेंट्रम डायग्नोज। इसको फर्दर हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नैंडा नर्सिंग डायग्नोज। नर्सिंग डायग्नोज हैज़ 3 कंपोनेंट्स। नर्सिंग डायग्नोज की हमने टाइप्स पढ़ी थी, तो उसकी टाइप्स कितनी थी हमारे पास, 5 टाइप्स थी। ठीक है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स कितने हमारे पास, 3 कंपोनेंट्स हैं। द कौन कौन से हैं, प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, जो प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग एटियोलॉजी, एटियोलॉजी कहते हैं कि जिस चीज़ की वजह से वो प्रॉब्लम है या उसका कॉजिंग क्या है, उसका फैक्टर क्या है। उसके बाद है डेफिनिंग कैरेक्टरिस्टिक यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, बेसिक 3 पार्ट स्टेटमेंट्स। अब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि बेसिक 3 पार्ट्स क्या है, स्टेटमेंट क्या है उनकी। द बेसिक 3 पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द PES फॉर्मेट एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इसको जो है PES भी कहते हैं, क्योंकि P फॉर प्रॉब्लम, E फॉर एटियोलॉजी एंड S फॉर साइन एंड सिम्टम्स, ऑल्सो कॉल्ड द मैनिफेस्टेशन या कैरेक्टरिस्टिक। अब प्रॉब्लम में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट्स रेस्पॉन्स टू द
नैंडा लेबल। अब क्या है कि हम जो क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स होगा ना, उसकी जो भी स्टेटमेंट होगी, मतलब कि वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। उसके बाद है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में जैसे मैंने बताया गया है कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू और प्रोबेबल कॉज ऑफ द रिस्पॉन्स। जो क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स है उसका उसका सबब क्या है, क्या फैक्टर है कि उसकी वजह से वो इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स, जो वो फील कर रहा होगा, जो वो बता रहा होगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो मैनिफेस्ट है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग है, वो हम चेक करेंगे। यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि प्रॉब्लम में क्या है, सिचुएशनल लो है, जैसे सेल्फ स्टीम में है उसको प्रॉब्लम, उसकी सेल्फ स्टीम जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे रिलेटेड टू। और उसके बाद इटियोलॉजी में क्या हो, कि हम उसकी फीलिंग्स को देख रहे होते हैं, रिजेक्शन बाय हस्बैंड, या मतलब कि जो घरेलू मामलात वगैरह होते हैं। उसके बाद है एज मैनिफेस्टेड बाय एम्बुलेशन। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में क्या, हाइपर सेंसिटिविटी टू क्रिटिज्म स्टेट्स नॉन इफ कैन मैनेज बाय माई सेल्फ एंड रिजेक्ट पॉजिटिव फीडबैक। मतलब जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं पेशेंट के हमें नहीं पता कि हम इसको कैसे मैनेज करें सेल्फ स्टीम को, और उसका पॉजिटिव फीडबैक क्या है, रिजेक्ट में चला जाता है ना। तो साइन एंड सिम्टम बेसिकली जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, तो वो हम उसको देखेंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंग भी अपनी डायग्नोस चेक करेंगे। अब उसके बाद आता है प्लानिंग। Outcomes identification and planning objectives. At the completion of this unit, learner will be able to define outcome identification and planning, explain the purpose of outcome identification and planning, describe the components of the nursing plan of care, use a functional health approach to plan client care. सबसे पहले देखते हैं कि प्लानिंग बेसिकली होता क्या है। प्लानिंग इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। प्लानिंग जो है वो नर्सिंग स्टेप प्रोसेस का थर्ड स्टेप है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर नर्सिंग इंटरवेंशंस, और ये क्या आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि आप जो है नर्सिंग इंटरवेंशन तक पहुंच जाएं। Planning is deliberative, systematic phase of the nursing process that involves decision making and problem solving. प्लानिंग क्या है, एक डेलिबरेटिव है, एक सिस्टमिक फेज है नर्सिंग प्रोसेस का, जिसमें क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग, मतलब कि आप क्या करते हैं, डिसीजन मेक कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रहे होते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्शन इन फॉर्मुलेटिंग क्लाइंट गोल्स एंड डिजाइनिंग द नर्सिंग इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, रिड्यूस और एलिमिनेट द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम। एक डायरेक्शन होती है कि क्लाइंट गोल को आप जो है वो फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन को, यानी कि अगर उसको नीड है रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, अगर उसको नीड है किसी चीज़ से बचने की, किसी चीज़ को रिड्यूस करने की, या क्लाइंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट करने की, तो हम प्लानिंग में ये होता है प्लानिंग में कि हम एक प्लानिंग करते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट को इस चीज़ से प्रिवेंट करना है, इस चीज़ से उसको एलिमिनेट करना है, ताकि उसको हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसकी हेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो वो हमारा प्लानिंग में आता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग बिगिंस विद द फर्स्ट क्लाइंट कॉन्टैक्ट एंड कंटिन्यू अंटिल द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप एंड्स, यूजुअली व्हेन द क्लाइंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हेल्थ केयर सेटअप। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग जब शुरू होती है जब क्लाइंट का कांटेक्ट आपसे होता है, ठीक है, अंटिल द नर्स के साथ जब तक क्लाइंट का कांटेक्ट रहेगा तो प्लानिंग आपकी बेसिकली वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। क्लाइंट रिलेशनशिप एंड्स तक, जब तक वो आपके पास हॉस्पिटल में है, आपकी जो प्लानिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा हेल्थ केयर सेटअप से, तब तक आपकी रहेगी, यानी कि वो डिस्चार्ज हुआ उसके बाद आपकी प्लानिंग ख़त्म। मतलब जब वो आपके पास हॉस्पिटल में है, आपका कांटेक्ट पेशेंट से है, तो इट मीन्स कि आपकी प्लानिंग वहाँ से शुरू हो गई है। अब आपने उसके लिए प्लानिंग करनी है, उसके हेल्थ केयर सेटअप को मेंटेन रखना है, हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रखना है। अब टाइप्स ऑफ प्लानिंग में आता है, एक होता है इनिशियल प्लानिंग, एक होता है ऑनगोइंग प्लानिंग, और एक होता है डिस्चार्ज प्लानिंग। तीनों को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनिशियल प्लानिंग क्या होता है। इनिशियल प्लानिंग, द नर्स हु परफॉर्म दैट एडमिशन असेसमेंट यूजुअली डेवलप्स द इनिशियल कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ केयर। इनिशियल असेसमेंट में क्या हो रहा था कि जब स्टार्ट हो रहा था, जब पेशेंट आपके पास एडमिट हो गया। अब इसमें क्या है, इनिशियल प्लानिंग में द नर्स क्या कर रही है कि वो परफॉर्म करेगी, जब एडमिशन असेसमेंट परफॉर्म करेगी पहले, उसी के साथ जो है वो इनिशियल कम्प्रिहेंसिव प्लान केयर प्रोवाइड करेगी, यानी कि उसको डेवलप करेगी। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब पेशेंट आपके पास जो है वो एडमिट होगा। जब एडमिट हो जाएगा उसके बाद आप अपना इनिशियल असेसमेंट करेंगे, उसके बाद इनिशियल प्लानिंग करेंगे, ठीक है।
उसके बाद आता है ऑनगोइंग प्लानिंग। नर्सेज हु वर्क विद द क्लाइंट डू ऑनगोइंग प्लानिंग। नर्सेज जो क्लाइंट के साथ वर्क कर रही होती हैं वो ऑनगोइंग प्लानिंग करती हैं। जैसे कि नर्सेज ऑब्टेन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड इवेलुएट द क्लाइंट्स रेस्पॉन्स टू केयर। उसके लिए कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अगर मिली है तो वो क्या करेंगी, उसको ऑब्टेन करेंगी और इवेलुएट करेंगी अपने क्लाइंट्स के रिस्पॉन्स को केयर के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्चार्ज प्लानिंग, जिसको हम कहते हैं डीसी। डीसी प्लानिंग में जिसको कहा जाता है, तो डिस्चार्ज प्लानिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग फॉर नीड्स आफ्टर डिस्चार्ज is a critical part of comprehensive health care plan and should be addressed in each client's care plan। ये क्या है, एक प्रोसेस है एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग फॉर नीड्स आफ्टर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होने के बाद उसको जिस चीज़ की नीड्स होती है, जो एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग मतलब कि हम वो प्लानिंग करते हैं कि अब उसको डीसी कर दिया गया है, ठीक है, तो उसके बाद उसको जिस चीज़ की नीड है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेशेंट एडमिट था और वो इमोबिलाइजेशन के साथ था, अगर उस फ्रैक्चर पेशेंट था, तो अब आपने डिस्चार्ज के बाद उसको क्या कहना है कि आपने धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है, इसको मोबिलिटी में लेकर आना है, मतलब इसको मूवमेंट करवानी है अपने बॉडी पार्ट की। तो ये कुछ नीड्स वगैरह होती हैं जो हम उसकी डिस्चार्ज प्लानिंग पर करते हैं। इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ अ कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्लान। और ये क्या है, कम्प्रिहेंसिव है। कम्प्रिहेंसिव कहते हैं कि ज़रूरी है हेल्थ केयर प्लान के लिए और एक क्रिटिकल पार्ट है। शुड बी एड्रेस इन ईच क्लाइंट्स केयर प्लान। और ये एड्रेस होना चाहिए, मतलब कि शामिल होना चाहिए क्लाइंट के केयर प्लान के साथ। उसके बाद आता है गोल्स वर्सेस आउटकम्स। अब गोल्स क्या होते हैं और आउटकम्स क्या होता है। गोल्स आर ब्रॉड स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइंट्स स्टेटस। गोल्स क्या होते हैं, बड़ी एक स्टेटमेंट होती है जो कि क्लाइंट्स के स्टेटस के मुताबिक होती है, उसके बारे में होती है। डिजायर्ड आउटकम इज द मोर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल क्राइटेरिया यूज टू इवेलुएट वेदर द गोल हैव बीन मेड। डिज़ायर आउटकम में क्या होता है कि ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और एक ऑब्जर्वेबल क्राइटेरिया होता है। जब आप उसको इवेलुएट करते हैं ना पेशेंट को, तो आपको आउटकम मिल रहा होता है। जब आपके गोल्स उसको मिल जाते हैं तो आपका आउटकम्स आपको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्स अब्रॉड इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो उसका आउटकम क्या होगा, स्पेसिफिक गेन 5 IB बाय अप्रैल 25। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये गोल है कि आपने पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना है, उसके बाद जब आप उस पर कोशिश करेंगे, मतलब कि उसकी असिस्मेंट करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, डायग्नोज बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद लास्ट में जब इवेलुएशन का वक्त आएगा तो इवेलुएशन में आपको डिज़ायर्ड आउटकम मिलेगा, 5% गेन हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका आउटकम हो गया, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिज़ायर्ड आउटकम। गोल्स बेसिकली वो चीज़ होती है जो आप सेट करते हैं कि आपने ये काम करना है, चाहे वो अपने पेशेंट के लिए, चाहे वो अपनी लाइफ के लिए। और डिज़ायर्ड आउटकम ये होता है कि जो आपको फीडबैक मिले, ठीक है। हम किसी चीज़ का सोचते हैं कि हमने ये काम करना है, जब आप वो काम कर लेते तो वहाँ से आपको फीडबैक भी मिलता है, वो आपका आउटकम्स होता है, ठीक है। जो आप करना चाहते हैं वो आपका गोल्स है। उसके बाद है ड्राइविंग आउटकम्स फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोज में जो आउटकम्स आपको मिलते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि आउटकम्स आर ड्राइव फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोज। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी कि जो स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोज के अकॉर्डिंग आपको आउटकम क्या मिलेगा। यहाँ एक टेबल आपको बताई गई है। सबसे पहले दिया गया है एग्जाम्पल्स ऑफ गोल आउटकम टू रिलीव प्रॉब्लम। वो कुछ गोल्स की एग्जाम्पल यहाँ दी गई है जिससे आपको आउटकम मिले। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले पेन। अब उसमें क्या आपको आउटकम मिल रहा है, विद इन 8 आवर्स पेशेंट विल रिपोर्ट पेन इज एब्सेंट और डिसमिनिश। अब 8 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट आपको बता रहा है कि आपको रिपोर्ट करेगा कि पेन जो है वो नहीं है, डिसमिनिश्ड हो गया है, गायब हो गया है, एब्सेंट है, ठीक है। तो वो आपका आएगा आपको यानी कि आउटकम मिल गया। अब आपकी डायग्नोज किसके अकॉर्डिंग थी, आपकी जो डायग्नोज की थी वो पेन के ऊपर थी। जब आपने पेन पर डायग्नोज बना ली, इम्प्लीमेंटेशन आपने कर ली, तो आपका जो पेशेंट है वो आपको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, कि उसको पेन नहीं है, डिसमिनिश्ड हो गया है, गायब हो गया, तो वो आपका आउटकम्स में आएगा। उसके बाद है इम्बेलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो इम्बेलेंस है, यानी कि उसकी जितनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स है उससे ज़्यादा है। बाय 12-16-12 पेशेंट विल रीच टारगेट वेट ऑफ 22 IB। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स है उसके उससे ज़्यादा वो न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो इम्बेलेंस हो गई है, तो उसका वेट जो है वो गेन हो गया है। तो अब आपका टारगेट क्या होगा कि पेशेंट विल रीच, मतलब कि उसका जो गेन वेट जो है वो टारगेट है, वेट टारगेट कितना होना चाहिए, 122 IB, यहाँ तक उसका टारगेट होना चाहिए। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी।
फिजिकल मोबिलिटी इम्पेयर्ड है। बिफोर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज से पहले पेशेंट विल एम्बुलेट लेंथ ऑफ हॉलवे इंडिपेंडेंटली, यानी कि डिस्चार्ज से पहले पेशेंट जो है वो आपको एम्बुलेट करेगा, मतलब कि बताएगा कि वो ऑलवे इंडिपेंडेंटली, वो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली आपको कुछ करके दिखाएगा। ठीक है, डिपेंडेंटली नहीं, इंडिपेंडेंटली आपको ऑलवे करके दिखाएगा, आपको लेंथ बताएगा, ताकि उसकी जो फिजिकल मोबिलिटी है वो इम्पेयर्ड हो गई, यानी कि आपको आउटकम्स मिलने लगा। ठीक है, अब आउटकम्स को रीड करते हैं। आउटकम्स माइट बी आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आउटकम्स जो है वो दो किस्म के होते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म आउटकम्स रिक्वायर अ लॉन्गर पीरियड, यूजुअली मोर देन अ वीक, टू बी अचीव देन डू शॉर्ट टर्म आउटकम्स। लॉन्ग टर्म आउटकम्स में क्या होता है कि उसमें जो है आपकी जो साइकिल है, नर्सिंग साइकिल है, जो प्रोसेस है, जिसमें असेसमेंट है, डायग्नोज है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है और इवेलुएशन है। इवेलुएशन जो है वो आपको लास्ट में मिल रही होती है ना, मतलब कि आपकी जो ये बाकी चीज़ें हैं, असेसमेंट हो गया, डायग्नोज हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये आपकी चल रही है। इवेलुएशन आपको आफ्टर अ वीक मिलती है। ठीक है, तो वो आपका आउटकम होता है कि एक हफ्ते के बाद आपको मिला क्या मिला। ठीक है, तो वो लॉन्गर पीरियड में चली जाती है। अचीव देन डू शॉर्ट टर्म आउटकम्स, और कुछ शॉर्ट टर्म्स होते हैं, जैसे आपने असेस किया, असिस्मेंट किया, उसके बाद आपने जो है प्लानिंग की, डायग्नोज की, इम्प्लीमेंटेशन की, आपको फ़ौरन से आउटकम मिल गया कि हाँ पेशेंट इसके साथ आया था और अब इसके साथ वो नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कुछ आउटकम्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं और शॉर्ट टर्म होते हैं। उसके बाद आगे आता है स्मार्ट। अब स्मार्ट क्या चीज़ है, SMART, बेसिकली स्मार्ट क्या चीज़ है, सारा मेन जो मतलब हमारा जो प्रोसेस है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है। स्मार्ट इज़ एन एक्रोनियम फॉर द गाइडलाइंस नर्सेज शुड यूज़ व्हेन सेटिंग देयर गोल्स। स्मार्ट जो है ना एक एक्रोनियम है, एक आपको याद करने के लिए एक एक्रोनियम दिया गया है कि आप इससे याद कर सकते हैं। ये एक गाइडलाइन है नर्सिस के लिए, और नर्सिस को ये यूज़ करना चाहिए जब वो अपने गोल्स को सेट करें। हमारे गोल्स जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, जैसे कि स्पेसिफिक हो, ख़ास हो, मेजरेबल हो, मेजरमेंट हो उसमें, अचीवेबल हो कि अचीव कर सकें, रेलिवेंट हो कि उसी के मुताबिक हो, और टाइम बेस्ड हो कि उसमें जो है टाइम भी हो, कि हमें पता हो कि हम इतने टाइम में अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। आइदर वो जो है लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारे गोल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, वो स्मार्ट होने चाहिए। तो स्मार्ट बेसिकली एक वर्ड नहीं है, ये एक एक्रोनियम है, ये एक नर्सिस के लिए गाइडलाइंस है। फॉर एग्जांपल पीटी नॉन एज पेशेंट, पेशेंट वॉक्स 50 फीट, पेशेंट जो है 50 फीट तक वॉक्स करे या कर सके। ठीक है, पेशेंट ईट 75% ऑफ मील, 75% ऑफ मील जो है पेशेंट खा सके। ये हमारे गोल्स हैं, क्योंकि पेशेंट इतना वॉक नहीं कर सकता, तो हमारा गोल क्या है कि नहीं इतना वॉक उसने करना है, इतना उसने मतलब कि 50 फीट तक उसने चलना है, तो ये हमारा गोल है। ठीक है, उसके बाद 75% तक उसने मील खाना है। उसके बाद क्या है, पेशेंट मेंटेन्स HR 100%, उसने क्या, उसके जो HR है वो क्या है 100% जो है वो मेंटेन रखना है। ठीक है, पेशेंट स्टेट्स पेन लेवल इज़ एक्सेप्टेबल, पेशेंट की जो स्टेट पेन लेवल है वो एक्सेप्टेबल हो, मतलब कि 0 to 10, मतलब कि एक्सेप्टेबल हो, वो खुद से एक्सेप्ट कर सके, उसको 0 to 10 में कोई किसी किस्म की इशू वगैरह, यानी कि पेन ही ना हो ना, पेन एब्सेंट हो जाए, तो वो स्टेट कहलाती है बेसिकली। अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन एंड इवाल्युएशन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को रीड करते हैं। एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिफाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवाल्युएशन। उसके बाद है डिस्कस द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इवाल्युएशन, डिस्क्राइब क्लिनिकल स्किल्स टू नीडेड टू इम्प्लीमेंट द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर, describe activities the nurse carries out during the evaluation phase of the nursing process, use a functional approach to implement and evaluate client care। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली होता क्या है। द नर्सिंग इंटरवेंशन इज एनी ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन क्लिनिकल जजमेंट एंड नॉलेज दैट अ नर्स परफॉर्म टू इनहेंस पेशेंट आउटकम्स। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली उसको कहते हैं कि जो भी हमने प्लानिंग की होती है अपने पेशेंट के लिए, डायग्नोज पहले हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। उसके बाद हमने जब डायग्नोज बना ली, सबसे पहले हमने असेसमेंट किया, फिर हमने डायग्नोज बना ली, फिर हमने प्लानिंग कर ली। जब हमने प्लानिंग कर ली उसके बाद अब बारी आती है इम्प्लीमेंट करने की। इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये होता है कि जो भी आपने प्लानिंग करी है उसको अप्लाई करें, उसको अमल में लेकर आए। ठीक है, तो वो बेसिकली आपकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। जो भी नॉलेज है, जो भी प्लानिंग आपने की है उसको आप इम्प्लीमेंट करें।
गाइडलाइंस फॉर सेलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस, कुछ गाइडलाइंस हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस शुड बी, मतलब कि इस तरीके की होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड रिलेटेड पेशेंट आउटकम्स, सेफ एंड एफिशिएंट। नर्सिंग डायग्नोस की टर्म्स के मुताबिक अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और पेशेंट के आउटकम से रिलेटेड हो, उसके लिए सेफ हो और एफिशिएंट हो। रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ द एबिलिटीज, टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटीज टू द नर्स एंड पेशेंट। रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ द एबिलिटीज़, मतलब कि जो उसकी एबिलिटीज़ है उन उसके अकॉर्डिंग हो, टाइम के अकॉर्डिंग हो, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हो, नर्स एंड पेशेंट के लिए, ठीक है, मतलब नर्स के लिए भी अवेलेबल हो और पेशेंट के लिए भी अवेलेबल हो। कंपेटेबल विद द पेशेंट वैल्यू बिलीव्स एंड कल्चरल साइको सोशल बैकग्राउंड, पेशेंट की जो वैल्यू है उसके साथ कंपेट करें, वैल्यू बिलीव्स के साथ, और जो कल्चरल है यानी कि जो भी उसका साइको सोशल बैकग्राउंड है उसके साथ हमने कंपेटेबल रह के काम करना है, ठीक है, मतलब उसको भी मद्देनजर रखना है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब प्रोसेस क्या होना चाहिए? द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नॉर्मली इंक्लूड्स द फॉलोइंग, रीअसेसिंग द क्लाइंट, सबसे पहले हम क्लाइंट को रीअसेस करेंगे यानी कि फिर से उसका एग्जामिनेशन करेंगे। डिटरमाइनिंग द नर्सिंग नीड्स फॉर असिस्टेंट, जो भी नर्सिंग नीड्स होगी असिस्टेंट उसको हम डिटरमाइन करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग द नर्सिंग इंटरवेंशंस, जो नर्सिंग इंटरवेंशंस होंगी, जो भी हमने प्लानिंग वगैरह की होगी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सुपरविजन द डेलीगेटेड केयर, किसके सुपरवाइजिंग के किसके मतलब के अकॉर्डिंग, किसके मद्देनज़र में? डेलीगेटेड केयर, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग नर्सिस एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे उसको साथ साथ हम डॉक्यूमेंटिंग भी करेंगे, मतलब कि उसकी फाइल में लिखेंगे। उसके बाद आता है द फोर्थ स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली क्या है? फोर्थ स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है फोर्थ स्टेप कहलाता है। दिस इज द डूइंग स्टेप। डूइंग स्टेप का मतलब ये होता है कि इसमें आपको करना होता है, पेशेंट पे आपने, डूइंग का मतलब होता है कोई काम करना, करना होता है, ये वो वाला स्टेप है। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, व्हाट इज द डूइंग स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस, तो उसका आंसर होगा इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद है कैरिंग आउट नर्सिंग इंटरवेंशंस ऑर्डर्स सिलेक्टेड ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेप। आपने जो नर्सिंग इंटरवेंशंस होती है उसको कैरी करना होता है और प्लानिंग स्टेप के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी आपका प्लानिंग स्टेप है उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। This includes monitoring, teaching, further assessing, reviewing NCP, incorporating physicians, orders and monitoring cost effectiveness of intervention। इसमें क्या क्या आ जाता है कि आप पेशेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको टीच कर रहे होते हैं, फर्दर उसको असेसमेंट भी कर रहे होते हैं और उसका एनसीपी भी रिव्यू कर रहे होते हैं। एनसीपी जिसको हम कहते हैं नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है, और उसको उसके साथ मतलब कि इनकॉर्पोरेट, हम उसके साथ क्या करते हैं, जो फिजिशियन ऑर्डर होता है जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग होता है उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं हम, ठीक है, मॉनिटरिंग करते हैं उसको उसकी इंटरवेंशंस के साथ। उसके बाद आता है एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले आता है मॉनिटर वर्सेस कोड। उसके बाद आता है मेंटेन प्रिस्क्राइब डाइट 2 ग्राम Na यानी कि सोडियम। उसके बाद है टीच क्लाइंट अमाउंट ऑफ सोडियम रिस्ट्रिक्शन फूड्स हाई इन सोडियम, यूज ऑफ न्यूट्रिशन लेबल्स, फूड प्रिपरेशन एंड सोडियम सब्सटीट्यूट। मतलब कि उसको अगर डाइट प्रिस्क्राइब की गई है तो सोडियम के साथ होगी, तो सोडियम के अमाउंट को हमने बताना है कि आपने कितनी अमाउंट लेनी है, उसमें हाई सोडियम ना हो, न्यूट्रिशन लेवल को किस तरीके से यूज़ करना है, फूड की प्रिपरेशन क्या है और सोडियम का सब्सटीट्यूट क्या है, ठीक है, वो हमने उसको बताना है। उसके बाद आएगा एजुकेट क्लाइंट इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। हम अपने क्लाइंट को एजुकेट करेंगे ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सके। उसके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, वेट रिडक्शन, स्मोकिंग सेसेशन, इंक्रीजिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अगर उसका वेट ज़्यादा है तो हम उसके मुताबिक उसको एजुकेट करेंगे कि आपने अपना वेट कम करना है तो ये आपकी लाइफस्टाइल के लिए इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग सेसेशन है उसको, तो उसके मुताबिक हम उसको एजुकेट करेंगे। इंक्रीजिंग एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसको मतलब कि एजुकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसका वेट ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वो कोई काम वगैरह नहीं करती, कोई फर्दर एक्टिविटी वगैरह नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि आप अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। उसके बाद लास्ट में आता है इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन में क्या है, इवेलुएट इज टू जज और टू अप्रेज, यानी कि ये काम, ये स्टेप ऐसा है कि हम अपने पेशेंट को जज करें और टू अप्रेज, और उसको हम देखें, ठीक है। इवेलुएटिंग इज द 5th फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ये क्या है, नर्सिंग प्रोसेस का 5th फेज है। इवेलुएटिंग इज द प्लान ऑन गोइंग
purposeful activity in which clients and healthcare professionals determine the client's progress towards achievement of goals, outcomes and the effectiveness of the nursing care plan. इवेल्युएशन क्या है कि प्लान होती है पहले से, ऑनगोइंग मतलब कि चल रही होती है, पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, इसके अंदर एक मकसद के लिए काम किया जा रहा होता है, क्लाइंट की हेल्थ केयर के मुताबिक इसमें काम किया जा रहा होता है। क्लाइंट की जो प्रोग्रेस होती है मतलब उसकी जो अचीवमेंट ऑफ गोल्स होती है उसकी तरफ जो आउटकम्स होता है वो बेसिकली इवेल्युएशन कहलाता है। जो नर्सिंग केयर प्लान में जो इफेक्टिवनेस होती है वो आपकी इवेल्युएशन होती है। आपने पूरी साइकिल रन कर ली, आपने उस पर असिस्मेंट कर लिया, आपने डायग्नोज बना ली, आपने प्लानिंग कर ली, आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। अब बारी है कि पेशेंट को आप जज करें कि आपने जो भी इम्प्लीमेंट किया है, जो भी डायग्नोज प्लान की थी, जो प्लानिंग आपने की थी, उसके बाद इम्प्लीमेंट जब आपने किया तो उसका असर आपके पेशेंट पर कितना हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, और इससे हुआ या नहीं। लेकिन इवेल्युएशन से पहले आपने फिर से एक बार रीअसेसमेंट करनी है। जब आप अगेन रीअसेसमेंट करेंगे तो लास्ट में आपने जस्ट इवेल्युएशन करनी है, और ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका पेशेंट जो है वो डीसी है, मतलब कि डीसी होने वाला है यानी कि डिस्चार्ज होने वाला है, तो डिस्चार्ज से पहले भी आपने इवेल्युएशन करनी है कि आपने जो डायग्नोज बनाई थी, जो भी प्लानिंग की थी, जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन किया था, उसका आउटकम आपको मिला। जो आउटकम पेशेंट की तरफ से मिल रहा होगा, जो फीडबैक पेशेंट की तरफ से मिल रहा होगा, वो बेसिकली आपका इवेल्युएशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा The purpose of evaluation is to allow the patient's achievement of expected outcomes to direct further nurse-patient interaction। वही बात फिर से रिपीट हो रही है कि evaluation का पर्पस क्या है, मकसद क्या होता है कि पेशेंट्स की जो अचीवमेंट होती है ना, हम उसको अलाउ कर देते हैं कि जो उसकी अचीवमेंट थी वो उसने अचीव कर ली। अब हम जो है एक्सपेक्टेड होते हैं कि हमें आउटकम्स क्या मिल रहा होता है पेशेंट की तरफ से, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन द पेशेंट रेस्पॉन्स टू द प्लान ऑफ केयर द नर्स डिसाइडेड टू, यानी कि जो पेशेंट के रेस्पॉन्स की जो बेस्ड होती है ना उसके मुताबिक जो मतलब प्लान केयर प्रोवाइड किया जाता है, तो नर्स डिसाइड करती है टर्मिनेट द प्लान ऑफ केयर व्हेन ईच एक्सपेक्टेड आउटकम इज अचीव। यानी कि टर्मिनेट में क्या होता है कि एक प्लान केयर देती है कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स इज अचीव। टर्मिनेट में बेसिकली वो प्लान ऑफ केयर होता है कि जिसमें आपको आउटकम मिल गया, जिससे आप एक्सपेक्टेड थे, आपको वो आउटकम मिल गया, उसके बाद आप उसको टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। मतलब कि आपके प्लान ऑफ केयर आपको उसको टर्मिनेट कर देंगे। मॉडिफाई में क्या होता है, द प्लान ऑफ केयर इफ़ देयर आर डिफ़िकल्टीज अचीविंग द आउटकम्स, यानी कि उसको आउटकम्स को अचीव करने में किसी किस्म की डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं तो वो आपका मॉडिफाई प्लान केयर होगा। उसके बाद है कंटिन्यू द प्लान ऑफ केयर इफ़ मोर टाइम इज़ नीडेड टू अचीव द आउटकम। अभी उसको मज़ीद टाइम की नीड है, मज़ीद उसको वक्त चाहिए ताकि वो अपने आउटकम्स को अचीव करे, तो आपका जो केयर प्लान है वो कंटिन्यू ही रहेगा। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड, लिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ चार्टिंग, डिस्कस द गाइडलाइंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और इस पर हम देखते हैं कि तीनों ऑब्जेक्टिव्स में क्या बताया गया है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन इज द रिटन और टाइप लीगल रिकॉर्ड ऑफ ऑल पर्टिनेंट interactions with the patient. This is assessing, diagnosing, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएशन। अब डॉक्यूमेंटेशन एक वो होता है कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे वो आपने असिस्ट किया हो या डायग्नोज किया हो या प्लानिंग की हो, इम्प्लीमेंटेशन की हो या इवेल्युएशन की हो, आपने क्या करना है, उसको रिटन फॉर्म में लिखना है। आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए, लीगल रिकॉर्ड जिसको कहते हैं। तो वो आप पेशेंट के साथ जो पेशेंट इंटरेक्शन के साथ क्या होनी चाहिए, पर्टिनेंट इंटरेक्शन आपके पास होनी चाहिए। पेशेंट का एक रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए लीगली तौर पर, जो कि रिटन फॉर्म में हो, उसको हम बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। द पेशेंट रिकॉर्ड इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ पेशेंट्स हेल्थ इन्फॉर्मेशन। जो पेशेंट का रिकॉर्ड होता है ना वो ज़रूरी होता है पेशेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आता है पर्पस ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड। पेशेंट रिकॉर्ड का पर्पस क्या है, मकसद क्या है उसके रिकॉर्ड्स का। पर्पस ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स सर्व मैनी पर्पसेस सच एज
कम्युनिकेशन विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अगर आप उसको डील कर रहे हैं, आप अगर मॉर्निंग में उसको डील कर रहे हैं, अगर इवनिंग वाला नर्स आके या हेल्थ केयर प्रोफेशनल आके उसको डील करे, उसके साथ कम्युनिकेट करे, तो उसके पास क्या होगा, रिकॉर्ड्स ऑलरेडी मौजूद होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग वो उसको ट्रीट करेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक ऑर्डर्स, यानी कि जो भी डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक ऑर्डर्स हैं उसके रिकॉर्डिंग हो। केयर प्लानिंग होती है एक, क्वालिटी ऑफ केयर रिव्यूइंग होती है कि आप किस तरीके की उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसर्च होती है, डिसीजन एनालाइज, जो भी डिसीजन आपने मेकिंग की है, जो भी प्लानिंग की है उसको एनालाइज किया जाता है। एजुकेशन उसमें दी जाती है कि आपने पेशेंट को कितनी एजुकेशन दी है, कितना उसको इंस्ट्रक्ट किया है, उसको टीच किया है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो और रीइम्बर्समेंट हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, यानी कि ये जो है पर्पस है, एक मकसद है, पेशेंट रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। गाइडलाइंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ गाइडलाइंस है डॉक्यूमेंटेशन की। द डॉक्यूमेंटेशन नीड्स टू बी कंसाइज, लीजिलेबल एंड क्लियर। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंसाइज होनी चाहिए, लीगलेबल को और क्लियर को। उसके बाद है देयर, मतलब कि गाइडलाइंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में ये है कि वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है उसमें। एक्शंस के मुताबिक जो भी असेसमेंट है, जो भी ट्रीटमेंट आउटकम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, ट्रीटमेंट वगैरह है, और जो ट्रीटमेंट में चेंजेस वगैरह आ रही हैं, तो वो सब आपने क्या लिखना है, रिटन फॉर्म में, लीगल फॉर्म में एक डॉक्यूमेंटेशन आपने बनाना है। ऑलवेज मीट द मेडिकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स वाइल राइटिंग द डॉक्यूमेंटेशन। आपने क्या करना है कि मेडिकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ आपने जो है मीट करना है, मतलब उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने डॉक्यूमेंटेशन को लिखना है। उसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सेस। एक कुछ इम्पोर्टेंस है यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की नर्सेस में, क्या है? डिस्कस डेफिनेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्किल्स आर यूज्ड इन क्रिटिकल थिंकिंग, आइडेंटिफाई द 3 मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट थिंकिंग, एक्सप्लोर वेज टू एनहेंस एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स स्पेशली एज अप्लाइड टू नर्सिंग, सेट पर्सनल गोल्स फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। सबसे पहले देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटेंशनल हायर लेवल ऑफ थिंकिंग टू डिफाइन अ क्लाइंट्स प्रॉब्लम, एग्जामिन द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन केयर फॉर द क्लाइंट एंड मेक चॉइसेस इन द डिलीवरी ऑफ केयर। क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा प्रोसेस है जो कि इंटेंशनली हायर लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, कि हाई लेवल की थिंकिंग होती है क्लाइंट्स की प्रॉब्लम के बारे में, कि उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं, और हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है कि क्लाइंट की केयर के लिए, और क्या करते हैं कि हम एक मतलब कि हाई लेवल की थिंकिंग होती है कि ताकि हम अपने पेशेंट को इस तरीके की केयर प्रोवाइड कर सकें, केयर डिलीवर कर सकें। उसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्स गोइंग बियॉन्ड बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या करती है कि जो बेसिक प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करती है। लुकिंग फॉर ऑल रेलिवेंट फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स उसके मुताबिक हैं, दैट अफेक्ट द इशू, यानी कि अगर कोई इशू वगैरह है, एंड बीइंग एन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। तो क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि आप जो है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग प्रैक्टिस रिजल्ट इन कॉम्प्रहेंसिव पेशेंट प्लान फॉर केयर विथ मैक्सिमाइज पोटेंशियल फॉर सक्सेस। क्रिटिकल थिंकिंग नर्सिंग प्रैक्टिस में जो है वो कॉम्प्रहेंसिव पेशेंट प्लान केयर है, मतलब कि एक ज़रूरी प्लान केयर है पेशेंट के लिए, ताकि उसको मैक्सिमाइज की जाए, उसकी जो सक्सेस के लिए जो भी पोटेंशियल है केयर वगैरह है उसको प्रोवाइड की जाए। तो हमें पेशेंट के लिए जो है अपनी थिंकिंग को हमेशा क्रिटिकल रखना चाहिए। उसके बाद आता है क्लिनिकल रीजनिंग। क्लिनिकल रीजनिंग क्या है? क्लिनिकल रीजनिंग इज द कॉग्निटिव प्रोसेस। ये एक क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेस है दैट यूजेस थिंकिंग स्ट्रेटजीज टू गैदर एंड एनालाइज क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि थिंकिंग स्ट्रेटजीज को देखा जाता है ताकि हम पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर कर सकें, जमा कर सकें और एनालाइज कर सकें। इवेलुएट द रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इवेलुएट करें, एंड डिसाइड ऑन पॉसिबल नर्सिंग एक्शंस टू इम्प्रूव द क्लाइंट्स फिजियोलॉजिकल एंड साइकोसोशल आउटकम्स। और डिसाइड करें अब जो भी पॉसिबल हो नर्सिंग एक्शन, यानी कि अगर क्लाइंट्स का फिजियोलॉजिकल कोई इशू है, साइकोसोशल कोई आउटकम्स है, तो उसके मुताबिक जो नर्सिंग एक्शन होना चाहिए वो हम डिसाइड करें। ठीक है। उसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। These skills used in critical thinking include, क्रिटिकल थिंकिंग में कुछ स्किल्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, जिसमें शामिल है क्रिटिकल एनालिसिस, द एप्लीकेशन ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस
टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और आइडिया। मतलब कि क्रिटिकल एनालिसिस में क्या होता है कि एक एप्लीकेशन है, यानी कि इसमें क्या है, सेट ऑफ क्वेश्चंस, सवालात का मजमुआ होता है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर सिचुएशन और एक आइडिया होता है। उसके बाद आता है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग जनरलाइजेशंस आर फॉर्म फ्रॉम अ सेट और फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं कि हम वो सूरत हाल ये जनरलाइज करते हैं, वो सेट ऑफ फैक्ट्स यानी कि वो ऑब्जर्वेशन सेट्स हम क्या कर रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं, जनरलाइज कर रहे होते हैं पेशेंट के लिए। और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, बाय कंट्रास्ट इज रीजनिंग फ्रॉम जनरल प्रीमिसाइज टू द स्पेसिफिक कंक्लूजन। स्पेसिफिक कंक्लूजन के मुताबिक जो भी जनरल प्रीमिसाइज है उसको हम डिडक्ट करें, उसको कंट्रास्ट करें, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस। अब डिफ्रेंशिएटिंग फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियन में क्या है कि उसकी जो भी ओपिनियंस वगैरह हैं उससे उसकी जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं उसको डिफ्रेंशिएट करें। इवेलुएटिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स। उसकी जो भी क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी है उसको इवेलुएट करें। क्लैरिफाइंग कंसेप्ट, उसके कंसेप्ट को क्लैरिफाई करें। रिकॉग्नाइज असम्पशंस, उसकी जो भी असम्पशंस वगैरह हैं उसको रिकॉग्नाइज करें, जानने की कोशिश करें। उसके बाद आता है कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग क्या है, कंसेप्ट मैपिंग इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। ये एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है दैट रिक्वायर्स लर्नर्स टू आइडेंटिफाई, जो कि लर्नर्स को क्या जानने में मदद करती है, ग्राफिकली एंड डिस्प्ले एंड लिंक की कंसेप्ट, जिससे आप क्या मतलब कि कोई भी लिंक या कोई भी कंसेप्ट आप जो ग्राफिकली एंड डिस्प्ले हो सके वो आपका कंसेप्ट मैपिंग कहलाता है। कंसेप्ट मैप्स आल्सो कॉल्ड कॉग्निटिव मैप्स, माइंड मैप्स एंड मेटा कॉग्निटिव टूल्स फॉर लर्निंग। एक क्या कंसेप्ट मैप को हम जो है कॉग्निटिव मैप्स भी कहते हैं, माइंड मैप्स भी कहते हैं, मेटा कॉग्निटिव टूल्स भी कहते हैं लर्नर्स के लिए, लर्निंग के लिए। और अ प्रूवन मीन्स टू प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग। और ये क्या करता है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग होती है इससे। उसके बाद है स्टेप्स इन कंसेप्ट मैप। अब कंसेप्ट मैप यानी कि लर्निंग प्रोसेस में जो स्टेप है केयरिंग प्लेन में, उसमें क्या है, तो उसमें है कि डेवलप अ बेसिक स्केलेटन डायग्राम। एक आपने स्केलेटन डायग्राम बनानी है बुनियादी, बेसिकली एनालाइज एंड कैटेगराइज डेटा। डेटा को आपने एनालाइज करना है और उसको कैटेगराइज फॉर्म में पुट करना है। एनालाइज नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेशनशिप, नर्सिंग डायग्नोस रिलेशनशिप को एनालाइज करना है। आइडेंटिफाई गोल्स आउटकम्स एंड इंटरवेंशन, जो भी गोल्स हैं, जो भी आउटकम्स हैं, जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन है उनको आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद लास्ट में इवेलुएशन पेशेंट रेस्पॉन्स, जो भी पेशेंट का रेस्पॉन्स है उसको आपने इवेलुएट करना है, जज करना है। नर्सिंग डायग्नोस में क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म देखते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स को हम सेट करते हैं। हमारे गोल्स जो है वो स्मार्ट होने चाहिए, मतलब स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेंडेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम फ्रेम्ड हो, ठीक है ना। तो नर्सिंग डायग्नोस में हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। इंटरवेंशंस होती हैं, रैशनली चेक करते हैं, एविडेंस बेस्ड रिलेशनल यानी कि किस चीज़ की नीड है रैशनली तौर पर वो हम चेक करते हैं। और लास्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, इवेलुएशन कर रहे होते हैं। तो ये हमारा जो है वो नर्सिंग डायग्नोस में आता है। उसके बाद यहाँ पर एक केयर प्लान आपको दिया गया है। असेसमेंट में आपने सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करना है, नर्सिंग डायग्नोस बनानी है, नैंडा के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है जो कि शॉर्ट टर्म भी हो, लॉन्ग टर्म हो, इम्प्लीमेंटेशन करनी है और लास्ट में आपने इवेलुएशन करना है। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। सबसे पहले असेसमेंट में सब्जेक्टिव में बताया गया है नर्स पैरिंग मैनिंग मैंने डू एज वर्बलाइज बाय द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे जो है ना कुछ सब्जेक्टिव डेटा आपको बताया गया है, कुछ ऑब्जेक्टिव डेटा यहाँ लिखा है, जैसे टेम्परेचर कितना है उसका 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हम खुद से देख रहे हैं जो कि हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हॉट फ्लश्ड स्किन हो रही है उसकी, इंक्रीज हो रही है उसकी, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रही है। उसके बाद क्या है, डायफोरेसिस हो रहा है उसको, वार्म टू टच, उसको जब हम टच करें तो वार्म है, मतलब कि टच करके हमने चेक किया है। तो उसके बाद नर्सिंग डायग्नोस में क्या है, हाइपरथर्मिया है उसको। तो उसके बाद क्या है, बॉडी टेम्परेचर अब चेक किया है तो वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो गई है और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई। उसके बाद इंडिपेंडेंटली क्या है कि नर्सिंग इंटरवेंशंस में मॉनिटर वाइटल साइंस को हम चेक करेंगे। उसके बाद क्या है, स्पंज बाथ देंगे, अल्कोहल यूज़ करेंगे, एक्सेस क्लॉथिंग कवर्स वगैरह उसको रिमूव कर देंगे और उसकी जो वेंटिलेटेड एरिया है पेशेंट की उसको प्रोमोट करेंगे। रेशनल में क्या करेंगे, वाइटल साइंस को प्रोवाइड करेंगे एक्यूरेटली तौर पे उसका जो टेम्परेचर है ताकि वो
कोर हो जाए, मतलब कि कम करने के लिए टीएसपी हेल्प्स इन लवरिंग द बॉडी टेम्परेचर को हम जो है वो कम करने के लिए उसको अल्कोहल कूल्स वगैरह देंगे, मतलब कि बाथ वगैरह प्रोवाइड करेंगे। डिक्रीजेस वार्म इंक्रीज एंड एवापरेटिंग देंगे उसको, एक कूलिंग मतलब कि ठंडी हवा वगैरह उसको दी जाएगी, और उसकी जो भी फ्लो ऑफ एयर होगा उसमें क्लियरेंस देखी जाएगी कि उसको जो अभी हम एयरवे दे रहे हैं एयरवे, तो वो उसका जो है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग असेसमेंट में क्या है, सब्जेक्टिव डेटा, पेशेंट वर्बलाइज दैट ही शी इज़ नॉट एबल टू पास यूरिन। दूसरी यहाँ पे बताया गया है कि वो बता रहा है कि वो जो है यूरिन पास नहीं कर सकता। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या चेक करेंगे, क्लाइंट इज हैविंग इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन एज पेशेंट हैज़ नॉट वॉइडेड फ्रॉम लास्ट 8 आवर्स। 8 घंटे से उसने वॉइडिंग नहीं की है पेशेंट ने, यानी कि उसकी यूरिनरी एलिमिनेशन जो है वो इम्पेयर्ड है। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट में हम ये देखेंगे ऑब्जेक्टिव डेटा में। उसके बाद आता है इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन एज एविडेंस बाय इनटेक एंड आउटपुट चैटिंग। इसमें डायग्नोज बनाएंगे कि उसकी डायग्नोज किसके अकॉर्डिंग है। गोल में क्या है, हमारा मकसद क्या है, टू मेंटेन द नॉर्मल यूरिनरी पैटर्न ऑफ द पेशेंट, कि उसका यूरिनरी पैटर्न जो है वो नॉर्मली हो जाए। प्लानिंग करेंगे, असिस वाइडिंग पैटर्न फ्रीक्वेंसी, उसके वाइडिंग पैटर्न को असिस करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, उसको एक हॉट कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे, उस इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर वगैरह उसको पास करेंगे, और इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को मेंटेन रखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि वाइडिंग पैटर्न्स ऑफ पेशेंट इज असिस, उसको जो वाइडिंग पेशेंट होगा उसको असिस करेंगे। पेशेंट हैज़ नॉट वाइडेड फ्रॉम लास्ट 8 आवर से, उसने मतलब कि पिछले 8 घंटों से उसने वाइडिंग वगैरह नहीं की है, मिचुरेशन यानी कि यूरिनेशन नहीं की स्टॉप है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग हॉट वाटर बॉटल टू द पेशेंट, हॉट वाटर बॉटल उसको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद यूरिनरी कैथेटर उसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद उसके इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को मेंटेन रखने के लिए उसको देखा जाएगा कि उसको मेंटेन रखें। और लास्ट में जो 5 हमारा स्टेप है वो क्या है, इवेलुएशन। पेशेंट इज नॉट हैविंग ब्लैडर डिस्कम्फर्ट एंड पास्ड 1800 ml ऑफ यूरिन। पेशेंट जो है, पेशेंट का जो ब्लैडर है वो डिस्कम्फर्ट है, और उसने कितना ml ऑफ यूरिन पास किया है, 1800 ml ऑफ यूरिन पास किया है। ये हमारा जो है वो इवेलुएशन में हमारे पास आया है। ठीक है, तो ये हमारी एक नर्सिंग डायग्नोज आपको यानी कि एक पूरा एनसीपी बनाकर दिखाया, एक नर्सिंग प्रोसेस आपको बताया है, नर्सिंग प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। हमारा ये नर्सिंग प्रोसेस था। अगर इसमें अकॉर्डिंग किसी भी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।